हेलो, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम लोग नदी नदी प्रक्रम के बारे में समझेंगे और नदी प्रक्रम के अलावा जो नदियों से जो स्थलाकृति का निर्माण होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये 41 बीपीएससी में ज्योग्राफी ऑप्शनल में क्वेश्चन आया था और यूपी पीसीएस 2016 या 17 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था कि नदी से निर्मित स्थलाकृतियों का वर्णन करें। तो सबसे पहले तो नदी प्रक्रम जो है हमें ये समझना पड़ेगा कि नदी प्रक्रम क्या होता है। देखिए, नदी प्रक्रम मुख्य रूप से नदी के द्वारा जो होने वाली क्रियाएं होती हैं उसको कहा जाता है। और हम अगर नदी के डेफिनेशन की बात करें तो नदी का जो डेफिनेशन है, किसी भी ढाल पर एक निश्चित मार्ग में प्रवाह होने वाली जो जल राशि होती है उसको नदी कहा जाता है। एक्चुअली उसमें ढाल का होना ज़रूरी है और साथ ही साथ नदी जो होती है वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे की ओर फ्लो करती है। तो ये नदी का डिफिनेशन हो गया। और नदी प्रक्रम की अगर हम बात करें तो नदी प्रक्रम जो है मुख्य रूप से नदी की क्रिया से संबंधित है। नदी कौन कौन सा कार्य करती है। तो देखिए, नदी जो है, नदी का जो मेन कार्य होता है वो धरातल पे नदी समतल को स्थापित करने की कोशिश करती है। ये बहिर्जात बल के अंतर्गत आ जाती है। और नदी की जो क्रिया है वो मुख्य रूप से देखा जाए तो नदी की क्रिया 3 रूपों में जो है वो संपन्न होती है। पहले की बात करें तो पहला जो है वो अपर्दन हो गया, दूसरा आपका परिवहन हो गया और तीसरा आपका निक्षेपण हो गया। तो नदी की क्रिया में अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण आ जाता है। इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन। अपर्दन का मतलब होता है कि नदी जब आसपास नदी जब मूव करती है तो वो जो है चट्टानों को तोड़ देती है। ठीक है, ये मुख्य रूप से नदी का अपर्दन का कार्य होता है। परिवहन में होता है जो चट्टानें होती हैं, परिवहन में जो चट्टानें होती है उनका मूवमेंट होता है एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना। और निक्षेपण में जो होता है वो चट्टानें मूव होती हैं उसको कहीं पे डिपॉजिट कर देती हैं, उसको निक्षेपण कहा जाता है। और अगर हम अपर्दन की बात करें तो अपर्दन जो है, नदी का अपर्दन जो है नदी के वेग, आयतन, ढाल और भार। नदी का अपर्दन नदी का वेग, आयतन, ढाल और भार पे निर्भर करती है। भार की बात करें तो भार में आपके कंकड़ पत्थर वगैरह आ जाते हैं, बोल्डर, पेबल, केबल, ग्रेनुल, ये सब जो है ये भार के अंतर्गत आ जाते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जो अपर्दन है ये सिर्फ भार की मात्रा पे डिपेंड नहीं करता है कि कितना भार है, भार की साइज़ पे भी डिपेंड करता है। जो कंकड़ पत्थर है उसके साइज़ पे भी डिपेंड करता है। अगर कंकड़ पत्थर का साइज़ बहुत छोटा होगा, जैसे वो जल में घुल जाए, तो फिर अपर्दन लगभग नहीं के बराबर होगा। और अगर थोड़ा सा मीडियम साइज़ का अगर कंकड़ पत्थर हो तो अपर्दन थोड़ा ज़्यादा होगा। और जब बड़े साइज़ के पत्थर हों तो उसमें जो है अपर्दन जो है वो ज़्यादा होता है। इससे सिर्फ भार की बात करें तो भार पे जो नदी अपर्दन का सिद्धांत आता है कि अगर भार कम हो तो भी अपर्दन जो है वो कम होगा। और अगर भार ज़्यादा हो, अगर एक्सेस भार हो तो भी अपर्दन कम होता है। भार अगर जो नदी में जो भार होते हैं, जो कंकड़ पत्थर की मात्रा होती है, वो अगर कम हो तो अपर्दन कम होता है। और अगर भार ज़्यादा हो तो भी अपर्दन कम होता है। तो अपर्दन के लिए इन दोनों की बीच की स्थिति होनी चाहिए, मतलब भार जो है ना बहुत कम हो जाना चाहिए ना बहुत ज़्यादा होना चाहिए। अगर बीच के कंडीशन में होगा तो अपर्दन जो है वो काफ़ी ज़्यादा होगा। इसके अलावा जो अपर्दन है वो नदी के वेग पे निर्भर करता है। और नदी का वेग जो है अगर अपर्दन बेसिकली नदी के वेग पे निर्भर करता है और वेग जो है नदी के आयतन
और ढाल पे निर्भर करता है। आयतन से मतलब यहाँ पे नदी में पानी की मात्रा से हो गया। जाहिर है कि पानी की मात्रा कम होगी तो वेग कम हो जाएगा, और पानी की मात्रा ज़्यादा होगी तो वेग ज़्यादा हो जाएगा। और ढाल भी है, अगर ढाल जो है अगर बहुत मंद ढाल होगा तो भी नदी का वेग कम हो जाएगा, और अगर ढाल जो है वो तीव्र होगा तो वेग ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर हम नदी के वेग में के हिसाब से, अगर नदी के वेग के हिसाब से हम अपरदन में संबंध बनाएं तो अपरदन जो है वो नदी के वेग के दूने के मात्रा के बराबर होता है। यानी कि अगर नदी का वेग को दूना कर दिया जाए, नदी का मतलब अपरदन बराबर नदी का वेग का स्क्वायर। अगर अपरदन को आप दूना कर देंगे तो नदी का वेग जो है वो, अपरदन जो है वो 4 गुना हो जाएगा। 3 कर देंगे तो 9 गुना हो जाएगा, 4 कर देंगे तो 16 गुना हो जाएगा। तो अपरदन जो है नदी का वेग, आयतन, ढाल और भार पे निर्भर करता है। अब अगर हम परिवहन की बात करें तो नदी का परिवहन में आपका होता है कि नदी जो है जो कंकड़ पत्थर को एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाती है, उसको परिवहन कहा जाता है। और परिवहन की अगर हम बात करें तो परिवहन जो है वो नदी के भार और नदी के वेग पे निर्भर करता है। ओके, और इसी पे गिलबर्ट महोदय ने एक सिद्धांत दिया था, नदी के परिवहन और नदी के वेग में संबंध बताने के लिए एक सिद्धांत दिया था, जिसको कि छठी शक्ति का सिद्धांत कहा जाता है। उनके हिसाब से परिवहन की मात्रा जो है वो नदी के वेग के 6 गुने के बराबर होती है। यानी कि अगर नदी के वेग को दूना कर दिया जाए तो जो परिवहन है वो 64 गुना हो जाएगा, और अगर इसको 3 गुना कर दिया जाए तो ये जो परिवहन है वो 729 गुना हो जाएगा। ये तो आपका परिवहन हो गया। अच्छा, अपरदन भी जो है वो अपरदन मुख्य रूप से 4 तरह के होते हैं। एक तो होता है जैसे आपका पार्श्व अपरदन होता है। पार्श्व अपरदन में क्या होता है कि नदी जो है अपने किनारों का अपरदन करती है। इसके अलावा लंबवत अपरदन होता है। लंबवत अपरदन में जो है नदी नीचे की ओर अपरदन करती है। इसके अलावा शीर्ष अपरदन होता है। शीर्ष अपरदन में नदी अपने उद्गम की तरफ जो है वो अपरदन करती है। और इसके अलावा मुख अपरदन होता है। मुख अपरदन जो होता है वो नदी के मुहाने की तरफ जो है उसका अपरदन होता है। और अगर परिवहन की बात करें तो परिवहन में मुख्य रूप से परिवहन के 3 प्रकार हो जाते हैं। ठीक है, पहला तो आ जाता है आपका कर्षण। कर्षण में क्या होता है कि नदी में जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं वो लुढ़क करके जो है वो आगे बढ़ते हैं और अपरदन करते हैं। दूसरा आपका है उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन में जो है आपकी नदी जो है उसमें जो कंकड़ पत्थर होते हैं वो उछल करके आगे की ओर बढ़ते हैं। और तीसरा होता है लटक कर, सस्पेंशन। उसमें कण जो हैं वो छोटे होंगे और ये लटक करके मूव करेंगे। सपोज़ ये मान लीजिए आपकी नदी है, तो ये यहाँ पे आपका ये लुढ़क करके होगा और यूँ उछल करके होगा, और अगर यहाँ पे मूव कर रही है तो वो सस्पेंशन हो जाएगा, लटक करके हो जाएगा। और निक्षेपण जो होता है वो डिपोजिशन हो जाता है। जो कंकड़ पत्थर जो मूव करते हैं उनको एक जगह पे जाके रख देना, वो निक्षेपण कहलाता है। और ये तो आपका अपरदन हो गया, परिवहन हो गया, निक्षेपण हो गया। अपरदन जो होता है वो भी एक तो घोलीकरण के द्वारा होता है। घोलीकरण में जो आपके चट्टान होते हैं, चट्टान में जो घुलनशील पदार्थ होते हैं वो घुल करके नदी के साथ मूव करते हैं। उसके अलावा
अपघर्षण होता है। अपघर्षण में जो चट्टानें नदी के साथ जो कंकड़ पत्थर चलती हैं वो किनारों की या तली की चट्टानों को जो खुरसती हैं या काटती हैं, वो अपघर्षण होता है। और एक होता है सन्निघर्षण। सन्निघर्षण में जो अपघर्षण और सन्निघर्षण में अंतर ये कि अपघर्षण में जो साथ में कंकड़ पत्थर चलता है वो किनारे की चट्टानों को काटता है। सन्निघर्षण में किनारे की चट्टानें नहीं कटती हैं, ये जो नदी में ही जो कंकड़ पत्थर चलते हैं वो आपस में एक दूसरे से टकराते हैं और उस टकराव से जो चूर्ण बनता है उसको सन्निघर्षण कहा जाता है। तो ये आपका बेसिकली नदी प्रक्रम हो गया। और नदी प्रक्रम, इससे नदी के द्वारा जो निर्मित स्थलाकृति होती है, अगर हम उससे निर्मित स्थलाकृति की बात करें तो अपर्दन से भी स्थलाकृति का निर्माण होता है और निक्षेपण से भी स्थलाकृति का निर्माण होता है। अपर्दन से आपकी वी आकार की जो घाटी है, उस घाटी का वी आकार की घाटी का निर्माण होता है। देखिए यू आकार की घाटी का निर्माण जो है वो हिमनदी से होता है, हिमनद से होता है, और नदी से वी आकार की घाटी का निर्माण होता है, जिसको आप वी आकार की घाटी को गार्ज और कैनियन में डिवाइड कर दिया जाता है। इसके अलावा जल प्रपात हो गए या क्षिप्रिका, जल गर्तिका, ये भी आपके अपर्दन का कार्य हो गया। पानी संरचना, ये भी नदी के अपर्दन के द्वारा होता है। नदी वेदिका, ये भी आपका अपर्दन के द्वारा होता है। और नदी विसर्प, हालांकि इसमें अपर्दन और निक्षेपण दोनों का जो है वो कार्य दोनों के थ्रू बनता है। नदी विसर्प में अपर्दन भी होता है और निक्षेपण भी होता है। और गोखुर झील हो गया, ठीक है। और हम निक्षेपण की बात करें तो निक्षेपण में आपका जलोढ़ पंख जो है, जलोढ़ पंख का निर्माण होता है, जलोढ़ शंकु का निर्माण होता है। उसके अलावा आपके बाढ़ का मैदान जो है उसका निर्माण होता है। उसके अलावा प्राकृतिक तटबंध जो है उसका निर्माण होता है। और इसके अलावा आपका डेल्टा का निर्माण होता है। तो ये अपर्दन के थ्रू आकृतियाँ बनती हैं और ये आकृतियाँ जो हैं वो निक्षेपण के थ्रू बनती हैं। इसमें वी आकार की घाटी जो है, वी आकार की घाटी मुख्य रूप से जो नदी जब तरुणावस्था में होती है या जब पहाड़ों पे होती है तो वी आकार की घाटी का निर्माण करती है, जिसमें कि आपका लंबवत अपर्दन जो है वो ज़्यादा होता है। ये लंबवत अपर्दन के कारण जो घाटी होती है वो वी आकार की घाटी का जो निर्माण है वो पहाड़ों पे होता है और ये लंबवत अपर्दन के कारण होता है। लंबवत अपर्दन के कारण जो नीचे का जो तल है वो कटते जाती है और किनारे में अपर्दन नहीं होता है। और उसके जो ढाल होते हैं, जो किनारे होते हैं, ढाल नहीं किनारे जो होते हैं, वो किनारे बिल्कुल ढाल खड़े जो है इस तरह के होते हैं। तो ये वी आकार की घाटी का जो है वो निर्माण होता है। वी आकार की घाटी को ही आप गार्ज या गार्ज भी कह सकते हैं। और गार्ज में भी सेम कंडीशन है, जो वी आकार की घाटी है वही गार्ज का ही निर्माण होता है। और गार्ज का अगर विस्तृत रूप कहा जाए, गार्ज और कैनियन में बस उसके आकार में ही अंतर होता है। गार्ज की अगर हम विस्तृत रूप को करें को कैनियन कहा जाता है। और कैनियन मुख्य रूप से आई आकार की घाटी होती है। कैनियन जो होता है आई आकार की घाटी होती है। इसमें भी जो है वो काफ़ी गहरी हो जाएगी और उसका जो ढाल पहाड़ों का ढाल होगा वो काफ़ी तीव्र ढाल होगा या खड़ा ढाल एक तरीके से होगा। ये आपकी वी आकार की घाटी हो गई। और अगर हम जलप्रपात की बात करें तो जलप्रपात में क्या होता है कि नदी जो है जब ऊंचे भाग से नीचे की ओर गिरती है तो जलप्रपात का निर्माण होता है। और इसमें जैसे मान लीजिए ये उस समय होता है जब आपके अलग अलग तरह की चट्टानें जो हैं, कठोर चट्टान, मुलायम चट्टान,
चट्टानों का की जब सीरीज़ आती है तब होता है। इसमें क्या होता है कि जो नदी होती है वो मुलायम चट्टान को तो कट कर देती है, लेकिन कठोर चट्टान को कट नहीं कर पाती है। तो ये ऊपर से नीचे की ओर जो है वो मूव करती है, ठीक है, और एक जलप्रपात का निर्माण होता है। तो मान लीजिए यहाँ कठोर चट्टान है और ये मंद चट्टान है। तो जब नदी जब यहाँ नीचे गिरती है तो यहाँ पर जो है यहाँ के सिरे को भी काट देती है। इसको कुंड कहा जाता है। ओके, ये आपका हो गया। और क्षिप्रिका जो है ये इसी का छोटा रूप हो गया। क्षिप्रिका जो है जलप्रपात से छोटे साइज़ में होती है। जलगर्तिका जो होता है, जलगर्तिका में होता क्या है, जब नदी पहाड़ों पे मूव कर रही होती है, ये सपोज पहाड़ है, जब नदी पहाड़ों पे मूव कर रही होती है तो क्या करती है कि होता क्या है कि इसमें जो है कंकड़ पत्थर होते हैं, वो भंवर बनता है और कंकड़ पत्थर जो है उस भंवर के थ्रू एक गड्ढे का निर्माण करते चले जाते हैं। सपोज ये इसमें कंकड़ पत्थर के गड्ढे का निर्माण कर देते हैं और ये जलगर्तिका का एक है वो फॉर्मेशन हो जाता है। और अगर हम सोपानी संरचना की बात करें तो सोपानी संरचना जो है, सोपानी संरचना में भी कठोर और मुलायम चट्टानों के बनने में कठोर और मुलायम चट्टानों का योगदान होता है। अगर कठोर चट्टानें होंगी, मुलायम चट्टानें होंगी तो नदी क्या करेगी, मान लीजिए कि ये आपकी मुलायम चट्टान है, ऊपर नीचे कठोर चट्टान है, तो मुलायम चट्टानों का तो वो कट करेगी, लेकिन कठोर चट्टानों को कट नहीं कर पाएगी। तो वो ये सीढ़ी की तरह का स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्मेशन हो जाता है, जिसको कि सोपानी संरचना कहते हैं। नदी वेदिका जो है, नदी वेदिका भी एक तरीके से सोपानी संरचना की तरह का ही स्ट्रक्चर होता है। अंतर इतना है कि जहाँ सोपानी संरचना में चट्टानों का योगदान होता है, नदी वेदिका में चट्टानों का योगदान नहीं होता है, बाढ़ के मैदान का एक योगदान होता है। एक्चुअली होता क्या है कि नदी जब मैदान में आ जाती है तो फिर वो बाढ़ के मैदान का क्रिएट कर देती है। मान लीजिए ये बाढ़ के मैदान का क्रिएट हो जाता है, ठीक है। किसी भी कारण से जब सी का जो समुद्र का जो लेवल होता है, सी लेवल जो है, जब उसमें परिवर्तन आ जाता है तो क्या होता है कि इसको समझिएगा, जब नदी ने बाढ़ का निर्माण कर दिया, बाढ़ के निर्माण करने के बाद नदी मूव कर ही रही है, उसके बाद किसी भी कारण से जब सी लेवल चेंज हो गया तो सी लेवल चेंज होने के कारण जो है नदी में निम्न कटाव बढ़ जाता है। जब निम्न कटाव बढ़ जाता है तो वो बीच जो बाढ़ का मैदान होता है, बाढ़ के मैदान में ही जो है वो और कटाव करने लगती है और उसके बीच में जो है आपके बीच वाले पोर्शन को कट करने लगती है और नदी वेदिका का जो है निर्माण होता है। अगर हम नदी विसर्प की बात करें तो नदी विसर्प जो होता है, नदी विसर्प क्या होता है कि जब नदी अपने मैदान में आ जाती है, फ्लो करती है, तो थोड़ा सा भी उसमें अगर अवरोध अगर आ जाए तो वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। जो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है तो नदी कुछ इस तरह का जो है, ये नदी का जब नदी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है तो इस पोर्शन को जो है, ये वाला जो पोर्शन हो जाता है, ये मियांडर, इस पोर्शन को मियांडर कहा जाता है, नदी विसर्प कहा जाता है। और मियांडर में मुख्य रूप से दो तरह के ढाल मिलते हैं। एक तो सामने की ओर ढाल मिलेगा, ये ढाल जो होता है, ये ढाल अवतल ढाल होता है, यहाँ पे नदी जो है कट करती है, ये ढाल अवतल होता है और ये क्लिफ का निर्माण करती है। और जो दूसरा ढाल होता है, दूसरे ढाल पे नदी डिपोजिशन करती है या निक्षेप करती है, तो इसको स्कंध ढाल कहा जाता है। इसे क्लिफ ढाल कहते हैं और इसे स्कंध ढाल कहते हैं। ये आपके नदी विसर्प की आकृति हो गई। इसके अलावा गोखुर झील है। मान लीजिए फ्यूचर में कभी अगर नदी जो है वो सीधी हो जाती है तो ये जो आकृति बनती है, जो मियांडर का जो बचा हुआ भाग हो जाता है, उसको गोखुर झील कहा जाता है। जलोढ़ पंख की बात करें तो जलोढ़ पंख ये वैसे पता है कि ये निक्षेपण
में हो जाता है। और निक्षेपण जो है ये प्रौढ़ा अवस्था का प्रतीक होता है। जब निक्षेपण होने लगे तो प्रौढ़ा अवस्था का एक तरीके जलोढ़ पंख जो है वो प्रौढ़ा अवस्था का प्रतीक होता है। ये जो होता क्या है कि जब नदी पहाड़ से नीचे उतरती है, तो अपने साथ जो कंकड़ पत्थर लेके आती है, तो नदी का वेग जो है वो कम हो जाता है। तो यहाँ पे जो है एक पंख के शेप में चट्टानों का डिपोजिशन करती है, जिसको कि हम जलोढ़ पंख कहते हैं। और जलोढ़ पंख में ही जब ये एक शंकु की आकृति की हो जाए, तो इसको जलोढ़ शंकु कहा जाता है। इसमें अंतर ये होता है कि जहाँ जलोढ़ पंख के लिए ढाल का मंद होना चाहिए, वहाँ जलोढ़ शंकु के लिए ढाल का तीव्र होना चाहिए। अगर ढाल तीव्र होगा तो जलोढ़ शंकु बनेगा, और ढाल अगर मंद होगा तो जलोढ़ पंख बनेगा। और अगर हम बाढ़ के मैदान की बात करें तो बाढ़ का मैदान जो है होता क्या है कि जब नदी मैदान में आ जाती है और जब काफ़ी बारिश होती है और फ्लो होता है, तो वो अपने तटबंधों को तोड़ करके, तटबंधों को ओवरफ्लो करके वो मैदानों में फैल जाती है, और उसके साथ जो मिट्टी होती है, जलोढ़ मिट्टी होती है, उसका बिखराव कर देती है, और ये बाढ़ का मैदान जो है वो क्रिएट होता है। ये काफ़ी उपजाऊ हिस्सा होता है। अगर जलोढ़ मिट्टी हो तो वो काफ़ी उपजाऊ हिस्सा होगा। प्राकृतिक तटबंध जो होता है उसमें क्या होता है कि नदी जो है अपने जो किनारे होते हैं, मैदान में जो किनारे होते हैं, उसके किनारों पे निक्षेप का जमाव करती जाती है। तो प्राकृतिक तटबंध का ये नदी का फ्लो, अगर नदी है तो इस पे ये किनारे पे एक डिपोजिशन करती चली जाएगी, निक्षेपण करती चली जाएगी, और प्राकृतिक तटबंध का जो है वो निर्माण हो जाता है, जो करीब 6 से 7 मीटर ऊंचा माना जाता है। डेल्टा जो है ये सबसे निक्षेपण की सबसे महत्वपूर्ण आकृति हो जाती है। डेल्टा शब्द का जो है सबसे पहले प्रयोग जो है वो हेराटोडस ने किया था। नील नदी के मुहाने पे जो जमाव हुआ था उसके लिए इन्होंने किया था। होता क्या है कि जब समंदर के पास नदी पहुंचती है तो बहुत उसका वेग जो होता है वो बहुत मंद हो जाता है, और अपने साथ जो भी कुछ भी लाती है तो उसको समंदर के किनारे में डिपॉजिट कर देती है, और एक ट्रायंगल शेप का निर्माण होता है, जिसको कि डेल्टा कहा जाता है। ओके, ये आपका नदी प्रक्रम और नदी से निर्मित स्थलाकृति थी। थैंक यू।